गुरु फूलचंद महाविद्यालय की शिक्षा संख्या की तरफ से अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के 2022 में आए हुए प्रश्न पत्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। पहला प्रश्न है, गिव टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी संघीय शैक्षिक प्रणाली के दो निहितार्थ। देखिए यहाँ पे निहितार्थ गलत दिया गया है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस पूछा गया, यानी जटिलताएं। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो शैक्षिक व्यवस्था है वो दो स्तरों पर विभाजित है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। क्योंकि दो स्तरों पर विभाजित होने से इसका जो संचालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे संसाधनों का वितरण हो, यदि हम संसाधनों के वितरण को देखें, जैसे चाहे वो वित्तीय हो चाहे भौतिक हो, उनका वितरण केंद्र और राज्य स्तर पर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो नीतियाँ और नियम होते हैं, यानी केंद्र सरकार का जो नियम होता है वो भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रत्येक राज्य है उनकी अपनी शैक्षिक नीतियाँ हैं, उनका अपना पाठ्यक्रम है। तो हम कह सकते हैं कि संघीय शैक्षिक प्रणाली में कुछ जटिलताएं मौजूद हैं। अगला प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा के 4 उद्देश्य। देखिए मुस्लिम शिक्षा, या जिसे हम मध्यकालीन शिक्षा भी कहते हैं, इसके उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं ज्ञान का प्रसार करना। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में ज्ञान के प्रसार को प्रमुख माना गया, और मोहम्मद साहब का भी मानना था कि ज्ञान को बच्चों में प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी मध्यकाल में या मुस्लिम काल में जो लोग भारत में आए थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हो। इसके अलावा चरित्र निर्माण पर बल देना। मुस्लिम कालीन शिक्षा की एक विशेषता ये थी कि वो बच्चों के कैरेक्टर बिल्डअप की बात करती थी। इसके अलावा जीविकोपार्जन हेतु उन्हें शिक्षा देना, यानी देखा ये गया कि जो भी मुस्लिम काल में या मध्यकाल में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था उसे राज्य के उच्च पदों पर आसीन किया जाता था, यानी जिन्हें फारसी ज्ञान होता था उन्हें कहीं न कहीं राज्य में अच्छे पद पर उन्हें नियुक्ति मिलती थी। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार का अर्थ बताइए। तो देखिए उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उपधन नयन, यानी निकट ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाना। क्योंकि उपनयन संस्कार हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, और वैदिक काल में इस संस्कार की बड़ी महत्ता थी। क्योंकि जब बालक शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो जाता था तो गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले उसका गुरु द्वारा उपनयन संस्कार किया जाता था। इसमें बच्चों के को गायत्री मंत्र के श्लोक सुनाने पड़ते थे। यदि हम देख लें, इसमें जब बच्चे का उपनयन संस्कार हो जाता था तो उसे हम द्विज के नाम से कहते थे। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म लेना होता था। और उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष था, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष था, और वैश्यों के लिए यह सीमा 12 वर्ष थी। अगला प्रश्न, टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो मूलतः प्रकृतिवादी थे, यानी उनका जो दर्शन था वो प्रकृतिवादी था। तो प्रकृतिवादी दार्शनिक होने के कारण इनकी जो शिक्षण विधि है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे वो प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने के समर्थक थे, अनुभव आधारित शिक्षण विधि का प्रयोग करते थे, भ्रमण विधि काफ़ी इनकी फेमस है, यानी वो बच्चों को भ्रमण के द्वारा पढ़ाना चाहते थे। इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करते थे, और क्रिया आधारित विधि, यानी जो करके सीखना है उस पे बल देते थे। अगला प्रश्न, बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य। तो देखिए जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसके लक्ष्य उद्देश्य बहुत सारे हैं। जैसे कि उसमें पहला लक्ष्य माना गया था निर्वाण की प्राप्ति, यानी निर्वाण को जहाँ मोक्ष कहा गया है, यानी बौद्धकालीन शिक्षा मानता था कि जब बालक या व्यक्ति जो है वो शिक्षा प्राप्त कर लेता था, ज्ञान की जिसे हम अंतिम अवस्था कहते हैं, उस स्थिति में वो समस्त दुखों से मुक्त हो जाता था, जिसे हम वहाँ पर निर्वाण कहा गया। इसके अलावा चरित्र निर्माण पर बल दिया गया, बच्चों के नैतिक व आध्यात्मिक विकास को लक्ष्य माना गया, ज्ञान एवं वृद्धि का विकास किया गया, शांति व अहिंसा का प्रसार बौद्धकालीन शिक्षा के माध्यम से किया गया। अगला प्रश्न, समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली से क्या अभिप्राय है। कॉमन स्कूल सिस्टम। तो देखिए जो कॉमन स्कूल सिस्टम है जिसको हम समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली कहते हैं, ये सबसे पहले कोठारी आयोग, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, दौलत सिंह कोठारी के सिस्टम इसका निर्माण किया गया था। उसमें सबसे पहले यह शब्द या शब्दावली का प्रयोग किया गया था, और इसका मतलब ये है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना, यानी बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, बिना भेदभाव के हम बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करें। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो देखिए सत्याग्रह जब हम शब्द सुनते हैं तो सबसे दिमाग में एक छवि बनती है महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी ने इस शब्द को विकसित किया था। और सत्याग्रह का जो मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, या सत्य पर दृढ़ता से टिके रहना। यानी गांधी जी जब अंग्रेजों के विरुद्ध
विरोध करते थे किसी चीज़ का, तो वो सत्याग्रह का प्रयोग करते थे जिसमें अहिंसा था, सत्य था, धैर्य था। यानी ये इसके मूल तत्व हैं। यानी इसमें किसी भी प्रकार के शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न, स्वावलंबन का अर्थ बताइए। तो देखिए, स्वावलंबन का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मनिर्भरता या स्वयं पर निर्भर रहना। व्यक्ति अपने कार्यों, उद्देश्यों या आवश्यकताओं के लिए जब दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं पर निर्भर होता है, तो उसे हम आत्मनिर्भरता कहते हैं या स्वावलंबन कहते हैं। यदि हम इसको शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो अपने ज्ञान, समझ और कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर बनना स्वावलंबन कहलाता है। अगला प्रश्न, उपसंपदा संस्कार। तो देखिए, अब बौद्धकालीन शिक्षा में 2 संस्कार काफ़ी प्रचलित थे, जिसमें एक पबज्जा संस्कार है और दूसरा है उपसंपदा संस्कार। पबज्जा संस्कार जो है, ये 8 वर्ष की उम्र में होता था, जब बालक मठ में शिक्षा लेने के लिए जाता था। और जब बालक वहाँ 12 साल अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था, यानी 12, 8, 20, यानी जब बालक 20 साल का हो जाता था, तो बौद्ध धर्म में उन्हें आगे भिक्षु बनने के लिए उनका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। और उपसंपदा संस्कार बनने के बाद उन्हें हम भिक्षु कहते थे। और उपसंपदा संस्कार प्राप्त करने के बाद इन भिक्षुओं को 10 नियमों का पालन करना होता था और इनका मुख्य काम ये था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। अगला प्रश्न, वुड घोषणा पत्र के दोष। तो देखिए, 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में अ, वुड घोषणा पत्र बनाया गया, जिसे हम भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यानी वुड का घोषणा पत्र जो है, वो भारतीय शिक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक रहा। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें बहुत सारे दोष हैं, जैसे कि वुड के घोषणा पत्र में अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण माना गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत की अन्य भाषाओं की उपेक्षा की गई और अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। तो देखिए, वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक सभी पर फोकस किया गया, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है उसको स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया गया, जिससे प्राथमिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। इसके अलावा जो शिक्षा थी वो परीक्षा केंद्रित हो गई, जिसमें सिर्फ परीक्षा को पास करना, नौकरी प्राप्त करना रह गया। इसके अलावा जो धार्मिक शिक्षा है, ये भारतीयों की जो संस्कृति है उसकी उपेक्षा की गई। तो कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा इसमें की गई। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। इसमें पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या बौद्धकालीन व वैदिक कालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा पर क्यों बल दिया? 3 तर्क प्रस्तुत कीजिए, या रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, जनतंत्र या लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या संशोधन किए गए हैं, या शिक्षकों की स्थिति पर शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, उनके विचारों को दीजिए। अगला प्रश्न, श्री अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को समझाइए, या स्त्री शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयास क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी। पहला प्रश्न, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छात्रों के लिए लाभकारी होते हुए भी इस शिक्षा के पतन के क्या कारण थे, अपना उत्तर दीजिए। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न, भारत में प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में सार्वभौम ठहराव क्यों नहीं सुनिश्चित हो सका है, इससे संबंधित 5 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, शिक्षा द्वारा आर्थिक विकास किस प्रकार संभव है, देश के उत्पादन में शिक्षा कैसे वृद्धि कर सकती है। और अंतिम प्रश्न, भारत में वैदिक काल में प्रचलित दोषों की विवेचना कीजिए। भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहाँ तक हुआ है। तो ये था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र।